कि अब गजानन ही रक्षा करेंगे नकल माफिया और असल माफिया से। गाजीपुर जिले में जो नकल परिपाटी की शुरुआत हुई, जो नकल माफियाओं का एक बड़ा रैकेट चलने लगा, उस नकल माफिया के ये सरगना थे। अभी उनका कुछ एक आधी स्टेटमेंट चल रहा था, अच्छा, कि हम नष्ट कर देंगे, समूल नष्ट कर देंगे। किसको? अरे भाई, अब नंदवंश को, पिछड़ों को, दलितों को फावड़ा लेंगे, अपने पूर्वजों से समूल नष्ट करेंगे। अरे पूर्वज फावड़ा वाले उनके थे कि नहीं थे तो जिसके भी थे महापुरुष थे। महापुरुष। पिछले 5 साल आप मुकदमों में अपनी पैरवी करते रहे, एक भी सवाल आपने 5 साल में संसद में जनता के हितों के लिए नहीं उठाया, या किसी के हितों के लिए। तो आपको संसद में भेजने का जनता को औचित्य क्या बनता है? क्यों भेजे? आपकी बिरादरी यानी राजपूत बिरादरी आपके साथ कैसे आएंगे? आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि भैया हम आपके भाई दयाद हैं, आपके बिरादर हैं और हम सुयोग्य हैं, हमारे साथ आइए। गाजीपुर लोकसभा के चुनाव में हाथी पर चढ़ करके आ गए हैं डॉक्टर उमेश सिंह। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामंत्री रहे, अधिवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तमाम याचिकाएं भी किया है। मायावती जी ने इन पर विश्वास जताया है और यह कहा है कि उमेश जाओ और जंग जीत करके आओ। उमेश भाई कह रहे थे कि जो इसके पहले यानी हमारी ही पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी ने ही सांसद बनाया था, और वही अभी अफजाल अंसारी यानी यहाँ से सांसद भी हैं, लेकिन वह अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। बहन जी ने इस सीट को चुनौती के आधार पर लिया है गाजीपुर को। उमेश भाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। या तो पहली बार इस भेष में है, नीला गमछा और फिर बहन जी हाथी की सवारी। देखिए, ये ड्रेस माने नहीं रखता, जीवन का इतिहास संघर्षों का है। और मतलब जैसे घुमाइए मत, संघर्ष बहुत आपने किया है। जैसे हाथी पर तो पहली बार बैठे हैं ना जी, पहली बार। चुनाव ही पहला है तो पहला हाथी चुनाव से ही है। हाँ। बाकी विश्वविद्यालय के राजनीति में जो मैं चुनाव लड़ता था वो इंडिपेंडेंट लड़ता था। हाँ। दलगत राजनीति में जो मेरी पहला एंट्री हुई है राजनीति, जीवन का पहला चुनाव, ये पहला चुनाव, जीवन का पहला चुनाव, और हाथी निशान लेकर के उतरे हैं। दोस्तों, गाजीपुर के बारे में आप जानते ही हैं, अफजाल अंसारी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में थे। उन्होंने चुनाव जीता और यहाँ से विकास पुरुष के रूप में जिनको संज्ञा दी गई थी, मनोज सिन्हा यहाँ से चुनाव हारे 2019 में। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मनोज सिन्हा के अत्यंत करीबी पारसनाथ राय को चुनाव में उतारा है कमल के फूल से। वह संघ के कार्यकर्ता है पारसनाथ राय, कैसे जीतेंगे? देखिए, मनोज सिन्हा ने पिछले 4 दशक में भारतीय जनता पार्टी के वो 4 दशक से प्रत्याशी बनते चले आ रहे हैं। 10 चुनाव उन्होंने लड़ा था, तो 3 बार वो जीते भी। उनके रहते किसी ने चुनाव लड़ने की कोशिश भी नहीं की। सब लोग उनको नेता मानते थे, जिले में उनका सम्मान था और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी पहचान भी थी। लेकिन वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, सिन्हा जी खुद लड़ने की इच्छा नहीं थी। वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, अपने पुत्र के लिए पूरा प्रयास किया, और जब उनको टिकट नहीं मिला तो ये भी उनके कोई रिश्तेदार हैं, भाजपा प्रत्याशी। हाँ, और इनकी उम्र और इनका जो सामाजिक जीवन है वो इस तरह का कभी था ही नहीं इस जिले में। इस ढंग का उनका व्यक्तित्व नहीं था, जिले में कोई पहचान नहीं थी। उनकी पहचान एक अलग थी कि गाजीपुर जिले में जो नकल परिपाटी की शुरुआत हुई, जो नकल माफियाओं का एक बड़ा रैकेट चलने लगा, उस नकल माफिया के ये सरगना थे। आप ऐसा कहेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है। देखिए, पारसनाथ राय को ही आप कह रहे हैं ना, मतलब जैसे आप तो अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तमाम किया है आपने, तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा होगा। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जिनको उन्होंने ये सब जो पैसे के कारोबार से डिग्रियां और मार्कशीट और वो तमाम गवाह पेश हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज आपने कहा है उमेश जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये किसका विनाश होने वाला है और विपरीत बुद्धि किसकी है? देखिए,
जो सम्मान आज के पहले हमारे अग्रज रहे, बड़े भाई रहे, मनोज सिन्हा जी का हम सबके दिल में सम्मान था कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन जब वो नहीं लड़ पाए, अपने लड़के को नहीं लड़ा पाए, तो इस पूरे जिले में उनको कोई नेता, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ये सब नहीं दिखे जिनको वो दे। व्यापक आक्रोश है। और निर्णयों के आधार पे, राजनीति में तो निर्णयों के आधार पे ही फैसले होते हैं। आपका निर्णय सही, जनता आपके साथ, निर्णय गलत, जनता आपके बगावत, आपके खिलाफ बगावत। क्या यह टिकट एलजी साहब ने ही दिलवाया है इनको? इतना बड़ा संगठन है पारसनाथ राय जी का, हमने ये कह पाना मुश्किल है कि इन्होंने दिलवाया है। जैसे आप भारत के संविधान को लोग कहते हैं कि ये बाबा साहब ने ही बनाया है, ये कह पाना मुश्किल है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसमें बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन पूरे संविधान को जब आप पढ़ेंगे ठीक से, तो केवल और केवल उस संविधान में कहीं कहीं अगर व्यक्तिगत विचार जो इससे प्रभावित संविधान दिखता है, तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ही विचारों से प्रभावित दिखता है जी। उसी तरह से इस पूरी राजनीति में क्या हुआ, लेकिन अगर गहराई से देखेंगे तो ये यही सिद्ध करता है कि व्यक्तिगत हित या किन्हीं भी कारणों के से उन्होंने इस जिले के एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के करियर को जिस तरह से नष्ट कर दिया, वो इस निर्णय का जिले में व्यापक असंतोष है। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि जो लोग लड़ाई में हैं, इनसे व्यक्तिगत न पूछ के, ये तो अपने ढंग के हम लोग इशूज पे बात करें कि किन इशूज पे बहुजन समाज पार्टी या हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक बात। व्यक्तिगत आक्षेप किसी पे करना वो ठीक नहीं है। हमारे मुद्दे क्या हैं ये जान लेना और बता देना जरूरी है। मुद्दे तो आपके राष्ट्रीय मुद्दे होंगे जो ऊपर से थोपे जाएंगे, आपका भी कोई मुद्दा है क्या इसमें? नहीं, देखिए, हमने जीवन में जो भी संघर्ष किया है वो शिक्षा और रोजगार के सवाल पे किया है। शिक्षा व्यवस्था इस देश की जो चल रही है खाना पूर्ति के तौर पे, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, सारे संसाधन हैं उनके पास, योग्य टीचर हैं जो कई तरह की परीक्षाओं को, कई स्तरीय परीक्षाओं को पास करके आते हैं, लेकिन उनके स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। और गहराई में जाके अगर देखना और समझना चाहेंगे तो इसके मूल में ये है कि वहाँ भाषाई समस्या है। हिंदी भाषा मुख्य अनिवार्य रूप से वहाँ पढ़ाई जाती है, सारे विषय। अगर वो विषय अंग्रेजी भाषा में भी, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई होती तो शायद निजी स्कूलों में, जहाँ उसकी अपेक्षा कम योग्य अध्यापक हैं, कम संसाधन है, 2-2 कमरों में भी चलते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा फीस लगती है, फिर भी लोग अपने बच्चे को हैसियत के अनुसार इंग्लिश स्कूल दिलाते हैं। इंग्लिश स्कूल 200 रुपया से लेके और 2 लाख रुपए तक। तो भाई साहब, आपका मानना यह है कि प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी शुरू से लागू की जाए? एक सेक्शन चलना चाहिए। जो लोग अंग्रेजी पढ़ने के इच्छुक हैं अंग्रेजी पढ़ें, जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं हिंदी पढ़ें। ये कंपल्सन न हो कि आप हिंदी ही पढ़ेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कंपल्सन है कि आप ड्राफ्टिंग और अंग्रेजी ही करेंगे। ये कंपल्सन ठीक नहीं है। भाषाई स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी तो उस पठन पाठन में रुचि नहीं बन पाएगी लोगों। भाई साहब, इस मुद्दे पर क्या वोट देने वालों का इंटरेस्ट जगेगा? वोट देने वालों का इंटरेस्ट तो राम मंदिर है, राम जी आ गए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और धारा 370 है उसको भी मोटा मोटा लोग जान गए हैं, और अन्य मामले हैं, मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ललकारते हैं, और 5 किलो राशन है। देखिए, किसानों को जो पैसा मिलता है उनके आता है अकाउंट में, वो जान गए हैं। देखिए, ये तो एक प्रलोभन है और कि हम कुछ दे रहे हैं आपको, लेकिन बुनियादी समस्या जो है,
जो 5 किलो राशन ले रहे हैं, क्या उनके बच्चे उससे अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ लेंगे? ये तो एक प्रलोभन है, और कुछ सरकार दे रही तो लोग ले लेते हैं, लेकिन सरकार के इन नीतियों पे गुस्सा उनमें बहुत है, आक्रोश जबरदस्त। क्या यह नहीं लग रहा है कि पूर्व के चुनाव में 5 किलो राशन, गैस सिलेंडर और जो भी कुछ दिया गया उसका व्यापक असर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा है, मैं नहीं मानता। 5 किलो राशन लेने वाले में बहुजन समाज के लोग भी रहते हैं, सवर्ण समाज के लोग भी। हाँ, बहुजन ही क्यों, हम तो देखे हैं कई लाख, 10 लाख रुपए महीने आते हैं घर में, वो भी ले रहे हैं। देखिए, वो तो जो कागजी तौर पे गलत है उनको गलत करना नहीं चाहिए। ये गरीबों के लिए योजना है तो गरीबों को ही मिलनी चाहिए। वो 1-2 केस हो उनकी मैं बात नहीं करता। वो जब देखिए, फ्रॉड तो जो भी करेगा वो एक दिन पकड़ा जाएगा। चोरी तो तब तक छिपी है जब तक आप पकड़े नहीं गए। जिस दिन पकड़े जाएंगे वसूल लिया जाएगा। वो नहीं, इशू की बात ये है कि ये एक प्रलोभन देके वो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग को इन सारी चीज़ों पे अब विडम्बना है कि उनके हिसाब से ही चुनाव की तिथियां तय होती हैं। वो पहले अनाउंस कर देते हैं सारी घोषणाएं, उसके बाद चुनाव आता है। मतलब देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसा यह चाहेंगे, रिमोट इनके हाथ पर है, हाथ में जैसे चाहेंगे वैसा नहीं चाहेंगे। फिलहाल चुनाव आयोग ही नहीं, तमाम संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने जेबी बना डाली है। और यहाँ तक कि अब तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रिजाइन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गगोई साहब चीफ जस्टिस होते हुए राज्यसभा जी से पद पे जाने के लिए जितना लालायित दिखे। तो ये सब चीज़ें कम से कम संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के लिए भविष्य में राजनीति के द्वार बंद होने चाहिए, और उनको एक्सटेंशन किसी भी दिशा में कहीं भी नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सब तो जरूरी चीज़ें हैं जिस पे हमको काम करना चाहिए। फिलहाल मुख्य जो बुनियादी चीज़ है कि एक बार हाई कोर्ट ने एक आर्डर कर दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उस आर्डर पे बड़ी पब्लिक में खुशी थी। आर्डर किया कि जज हो या चपरासी, जो सरकार का वेतन लेता है उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने इस निर्णय का स्वागत किया था। आपको पता होगा, अच्छी आमदनी वाले लोग भी कहते थे कि नहीं, इससे उन सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी, तो कम फीस में हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ लेंगे। जब हम सब के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कूलों की स्थिति अनिवार्य रूप से सुधर जाएगी। लेकिन सरकार है कि वो निजी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों और स्कूलों के चलाने के लिए सरकारी स्कूलों को जानबूझ के बर्बाद किया जा रहा है। जैसे जियो और तमाम नेटवर्क को चलाने के लिए बीएसएनएल को बर्बाद। अब आप सोचिए, सैटेलाइट हजारों किलोमीटर जाके बीएसएनएल से वो सारी चीज़ें ठीक से अपने फोटोग्राफ्स वो काम कर रहा है। मतलब सैटेलाइट बीएसएनएल ने भेजा है, उससे काम कर रहा है, और फ़ोन नहीं काम कर रहा है। फ़ोन जियो का काम कर रहा है, एयरटेल का काम कर रहा है। तो ये सरकार जो बांड के नाम पे, सरकार 2 तरह से विनिवेश कर रही है। एक बांड के नाम पे बाईपास कर रही है और दूसरा खुलेआम कर रही है। चलिए, चुनावी चंदे की बात आई। 2017 में अरुण जेटली थे उस समय वित्त मंत्री, और यह चुनावी चंदे का आया था, उस समय स्कीम लाई गई थी। आपकी पार्टी ने नहीं लिया या मिला ही नहीं उनको? देखिए, हमारी पार्टी स्पष्ट उसका मानना है कि हम किसी भी पूंजीपति से चंदा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम उनसे चंदा लेंगे तो हमें पूंजीपतियों के हित में सोचना पड़ेगा। बहन जी का बहुत स्पष्ट मानना है कि हमारी पार्टी चलेगी भी तो, और चुनाव भी लड़ेगी तो, हम अपने ही कार्यकर्ताओं से चंदा मांग सकते हैं, ले सकते हैं, और उसको पूरे चुनाव में खर्च कर सकते हैं। वो हम विभिन्न समयों पे सदस्यता अभियान करा के, या मान्यवर के काशीराम के जन्म दिवस पे, या जैसे आरएसएस गुरु दक्षिणा कराता है, वैसे हमारे भी परिपाटी है। लेकिन आरएसएस दोनों तरफ से दक्षिणा लेता है। अच्छा। पब्लिक से भी लेता है
और बाईपास करके भी लेता है। और बाईपास क्या होता है वैसे? अरे बाईपास वही जिसे आप निजी कंपनियों या निजी लोगों के हितों को सुरक्षित करते हुए सरकारी चीज़ों को बर्बाद कर रहे हो। जैसे इस देश की टेलीकम्युनिकेशन सेक्शन हो, इस देश की एजुकेशन पॉलिसी हो, जब से शिक्षा के बाजारीकरण की बात हुई, सरकारी संस्थान नष्ट होते गए। एक बार नारा दिया गया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस बार कौन सा नारा ऊपर से थोपा गया है, और कुछ नारा अगर आप लोगों ने क्रिएट किया हो तो उसको बताइए। देखिए, पहले शुरुआत में हम बेंथम की उस थियरी पे चलते थे, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम मेंबर, बहुजन हिताय बहुजन सिखाए। बाद में हमने ये माना कि ये बहुजन की बजाय हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करेंगे। नारा कोई ऊपर से नहीं थोपा गया है, नारा इस जिले की जनता ने एक तय किया है कि अब गजानन ही रक्षा करेंगे नकल माफिया और असल माफिया से। गजानन ही रक्षा, गजानन माने हाथी, हाथी, हाथी माने बसपा। बसपा सहारा यही बचा है जिले वासियों, एक असल और एक नकल, नकल माफिया। उमेश जी, एक सवाल यह है कि 2014 में बहिन जी ने स्वयं लड़ा था, यानी किसी से कोई गठबंधन नहीं था, 0 पर आउट हो गई। 2019 का चुनाव आया, समाजवादी पार्टी और बबुआ जी और बहिन जी में, बुआ जी और बबुआ जी में गठबंधन हुआ। 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हुई और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को। जो 10 थे उसमें से सभी चले गए, एक आध बच्चे होंगे। यह जिला भी उसी में से है कि अफजाल अंसारी यहाँ से सांसद थे, अब वह समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बगल में देखा जाए घोसी में अतुल राय सांसद थे, अब इस बार उनको टिकट नहीं मिला है। अगर अंबेडकर नगर जाया जाए तो वहाँ से रितेश पांडे सांसद थे, अब वह गंगा जल फेंक करके अक्षत और आम के पल्लों से उनको शुद्ध कर दिया गया है। ऐसे एक आध बच्चे होंगे ना तो सब चले गए। ऐसे में भाई साहब 2014 में 1 सीट नहीं आई, 2019 में 10 सीटें तब आई जब गठबंधन था, और वो अब भी सब चले गए। ऐसे में कैसे आप फाइट करेंगे? गाजीपुर का समीकरण क्या है और आधार क्या है? देखिए, गाजीपुर का जो समीकरण है, तो बसपा का काडर वोट बड़ी मजबूत स्थिति में है। आप पिछले 14 का चुनाव देख लीजिए जी, परिणाम भले ना हमारे पक्ष में रहा। 19 का चुनाव देख लीजिए, और सबसे बुरी स्थिति में अगर बसपा कोई चुनाव आज तक के जीवन में लड़ी है तो वो 2022 का विधानसभा लड़ी। उसमें भी आप उठा के वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए तो समाजवादी पार्टी के समकक्ष उसकी वोट परसेंटेज थोड़ी बहुत डिफरेंस है। और समाजवादी पार्टी पिछली बार टिकट चयन में फ्रंट पे थी। कई ओम प्रकाश राजभर, वो जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, तमाम ऐसे, संजय चौहान, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को मिला करके एक अलायंस बना करके और माइनॉरिटी का पूरा वोट एक तरफा लेकर के ये माहौल बनाने में वो कामयाब रहे कि भाजपा से मुख्य विपक्षी दल के तौर पे मैं लड़ रहा हूँ। इसलिए बसपा को केवल और केवल उसका कोर वोट मिला, कैडर वोट मिला, जो 2.5 से पौने 3 लाख है। पोल वोट तो 5 लाख के आसपास है। 50%, 55% हम पोलिंग, 2.5 से पौने 3 लाख पोल वोट है बसपा का। इस जिले में 2 ही बिरादरी का पोल वोट पता है। राजभर का 38 से 40 हजार गाजीपुर लोकसभा में पोल वोट है। कई बार विधानसभा लोकसभा चुनाव अकेले ऐसे वैसे लड़ के, अच्छा ऐसी कभी स्थिति नहीं बन पाती है कि और किसी का पता, जैसे 2022 का जो वोट है वो बसपा का पोल वोट अपना कैडर का है, और उस पर अगर माइनॉरिटी जुड़ जाए, प्रत्याशी की अपनी बिरादरी जुड़ जाए, तो अब पिछले बार तो माहौल ऐसा था कि 2 ही ध्रुवी लड़ाई थी। इस बार भी माहौल, थोड़ी सी समाजवादी पार्टी इस विषय में बाजी मार ले गई, कांग्रेस को समझाने में सफल हो गई
कि हम आप मिलके गठबंधन में चुनाव लड़ लें तो उस गठबंधन में फिर माइनॉरिटी को एक जगह मिल गई कि वो कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन में रह गया। लेकिन इस बार जो टिकट वितरण हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो गलती की जा रही है या जो राष्ट्रीय स्तर पे एक माहौल उनके खिलाफ जा रहा है या वो जो जातीय संघर्ष कराने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से जो स्थिति 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की थी कि हम 80 सीट जीतेंगे, आज की स्थिति है कि वो 40 पार करने की स्थिति में नहीं। तो उनसे नाराज जो वोट होंगे वो जाएंगे कांग्रेस और सपा इस महागठबंधन में जाएंगे आपके पाले में नहीं, क्यों? देखिए वो गठबंधन कमजोर है। एक विश्वास हमको दिलाइए, जनता भी इसको जानना चाहती है। ठीक है, मान लिया कि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है, परंपरागत वोट है, वह कहीं नहीं गया है, आपके साथ रहेगा। आपकी बिरादरी यानी राजपूत बिरादरी, जिसने आदित्यनाथ योगी को मान लिया है अपना अगुआ कि यह हमारा अगुआ है और हमारी बिरादरी का है, हमारी बिरादरी का चीफ मिनिस्टर है, तो लोग योगी जी को देखेंगे। दूसरी बात कि वह परंपरागत रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कमल के फूल के साथ हैं। आपके साथ कैसे आएंगे? आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि भैया हम आपके भाई दयाद हैं, आपके बिरादर हैं और हम सुयोग्य हैं, हमारे साथ आइए? देखिए, अब आपको अगर ये महसूस हो रहा है, नहीं, हमें नहीं हो रहा, हम पूछ रहे हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि ऐसे ही वोट मिलते हैं और जाति पे इस ढंग से वोट चढ़ते हैं, तो अब उस जात को ये भी पता होगी कि वसुंधरा राजे और उनके साथ जो काम हुआ है, अगली सरकार बनने पे योगी आदित्यनाथ के साथ भी वही काम होगा। अच्छा, तो ये संशय भी उनमें फैल सकता है। उनके नेता जिस ढंग के बयान दे रहे, देखिए मतलब यह काम यहाँ भी हो सकता है। परसेप्शन पब्लिक क्या बनाएगी? सीधे यहाँ भी वह काम हो सकता है, स्वाभाविक मतलब है। पत्ता कट सकता है योगी जी का। अरे भाई, ये तो मैसेज एक पब्लिक में सेंसेशन था ही, परसेप्शन तो है ही है कि भाई ये स्थापित नेताओं के खिलाफ ये दोनों लोग हैं। गुजरात लाबी, सारे स्थापित भाजपा के नेताओं को हटा दिया गया और वो रबर स्टाम्प के टाइप लोगों को लाके, भाई शिवराज चौहान ने काफ़ी मेहनत की थी, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा शासन किया था, 3, 4, 5 बार मुख्यमंत्री रहे, कभी उनके शासन काल में कोई आरोप उनमें नहीं लगा। वो शायद रेनकोट पहन के वो भी बाथरूम में जाते होंगे, मोदी जी ये समझ रहे होंगे क्यों हटाया, क्यों कारण। और जिनको सब्स्टिट्यूट बनाया गया वो कहीं लाइन में थे। आपका समाज आपका साथ यहाँ कैसे देगा? देखिए, हम तो उनके बीच जाएंगे और लोकतंत्र ये बीच अब जाएंगे, पहले भी गए हैं, रहे हैं उनके बीच। ये हमारी कर्म भूमि है। डॉक्टर उमेश सिंह कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हम आप ही के हैं और आपके रहेंगे, आपके थे, हैं और रहेंगे? देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारी एक समय कर्म भूमि रही है। वहाँ से निकलने के बाद ये यूपी, बिहार और दिल्ली, ये पूरा रीजन हमारा कर्म क्षेत्र रहा है। और गाजीपुर में अगर हम आपको नहीं दिखते होंगे तो ये आपकी, मतलब आप पब्लिक में परसेप्शन पता करिए, ये आपकी भूल होगी। ये जिला नहीं, ये प्रदेश मुझे जानता है। इसमें बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं, इसमें छात्रों को एकत्रित करने का काम हमने किया है। यहाँ राजनीति के अपराधीकरण का जो आज माहौल आप देख रहे हैं कि माफियाओं के खिलाफ जंग हो रही है, तो 2009 में पूरे यूपी, बिहार और दिल्ली के छात्र नेताओं ने यहाँ एक समागम किया था, छात्र संसद बैठाई थी वीर अब्दुल हमीद के गांव में, दामूपुर बद्दूपुर में, जिसपे ये जिला तैयार हुआ कि हम राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ, और उनकी पहचान बनी कि ये माफियाओं के खिलाफ जनता एक हुई, भाजपा 20-22 हजार वोट पे सिमट गई। तो आज फिर गलत निर्णय जो उनका है, भाजपा का प्रत्याशी 2009 की तरफ, ये सपा के प्रत्याशी को भी लगता है कि 2009 की स्थिति दोहराई जाएगी। और मैं भी बता रहा हूं कि 2009 की ही स्थिति होने जा रही है। वार्ता करते चुनाव साफ है। अब लगा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता डॉक्टर उमेश सिंह से हम बात कर रहे हैं। नहीं, अब लगा है, इतनी देर बाद लगा है। नहीं, थोड़ी थकान थी, अब थोड़ी सी रिलैक्स मूड में अभी हम कई जगह सभा करके आ रहे थे,
तो थोड़ी संभलने में, लेकिन आपके सवाल जैसे होंगे मेरे जवाब वैसे ही होंगे, चाहे मैं जितना भी मेहनत करके लौटूं। सवाल अगर आपके तरोताजा हैं तो जवाब भी आप वैसे ही पाएंगे। उनको भी जवाब वैसे ही देंगे, वैसे ही हमारा देंगे। जवाब तो देंगे ही, उनको असली जवाब तो उनको देना है। उनको जवाब हम भी देंगे, जनता भी देगी। कैसे देंगे? भाई जो सवाल आज हमने कहा ना कि हम इशू पे लड़ने आए, इस इशू पे जैसे पिछले 5 साल से हमारे सांसद जो हमारी पार्टी से थे, 5 साल तक सिर्फ उन्होंने अपने को बचाने का काम किया है। संसद में पिछले वह कहेंगे कि जिनकी सत्ता थी, डबल इंजन ने परेशान किया और इन लोगों ने इतना मुकदमा ला दिया कि हम उसी में परेशान थे साहब, हम क्या करें? तो अभी वो मुकदमे समाप्त नहीं हुए हैं, बरी नहीं हो गए हैं, तो चुनाव मैदान से दूर रहे। अभी ये भी संभावना है कि कोर्ट में उनके केस पेंडिंग है, उनका पर्चा दाखिला रद्द हो सकता है। इस तमाम संभावनाएं हैं। उस परिवार से कई और लोगों को पर्चा भराया जाएगा। ऐसी क्या वो भाजपा के जो बड़े नेता कर रहे थे, उसी मोह माया में वो परिवार भी फंसा है और परिणाम उनका भी यही होगा, हश्र उनका भी यही होगा। अगर फैसला आ गया हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हो चुकी है, हाई कोर्ट से स्टे मिला है, समय की पाबंदी दी गई है हाई कोर्ट को, इस अपील पे सुनवाई करिए। तो सुनवाई जिस दिन होगी, और भी मुकदमे हैं, यही तो है नहीं। पिछले 5 साल आप मुकदमों में अपनी पैरवी करते रहे। एक भी सवाल आपने 5 साल में संसद में जनता के हितों के लिए नहीं उठाया, या किसी के हितों के लिए। तो आपको संसद में भेजने का जनता को औचित्य क्या बनता है? क्यों भेजे? अभी आप बरी नहीं हो गए हैं, जो केस में सजा हुई वो पेंडिंग है, तमाम केस है। और यह तो बड़े स्वच्छ छवि के हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आए हैं। मान लिया उनका बहुत सारे मुकदमे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट समयबद्ध उसका निस्तारण करेगा, एमपी एमएलए कोर्ट का जो फैसला हुआ था। लेकिन संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं हमने एक शिक्षक को उतारा है, ऐसे शिक्षक को जो चाणक्य के शिष्य हैं, जो सुयोग्य प्रत्याशी हैं, जो विध्वंस करना चाहते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच के हैं, जो नाश करना चाहते हैं, सृजन करना चाहते हैं, विध्वंस करना चाहते हैं। अब वो तो अभी उनका कुछ एक आदि स्टेटमेंट चल रहा था। अच्छा, कि हम नष्ट कर देंगे, समूल नष्ट कर देंगे। किसको? अरे भाई, अब नंदवंश को, पिछड़ों को, दलितों को, शूद्रों को वो नष्ट कर देंगे। उनको पता है, फावड़ा लेंगे अपने पूर्वजों से, समूल नष्ट करेंगे। अरे पूर्वज फावड़ा वाले उनके थे कि नहीं थे? जिसके भी थे महापुरुष थे, महापुरुष वो फावड़ा उठाएंगे, वो फावड़ा उठाएंगे। ये भी महापुरुष है, ये भी महापुरुष। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, क्रोधहीन भी है। अच्छा, हाँ, लेकिन आपसे मुलाकात कभी है? नहीं, हम दोनों लोगों में से किसी से है मुलाकात? यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय से? नहीं, अफजाल अंसारी जी से तो मेरी मुलाकात कभी नहीं है, लेकिन पारसनाथ राय जी से मेरी मुलाकात 2-4-5 दफ़े की है। जब वो बद्दूपुर में हम लोग सम्मेलन कराने गए थे, तो मैंने इनके स्कूल में भी कार्यक्रम किया था। तो एक बार उस दरमियान हुआ था, उसके पहले भी एक आध दौर रहा। फिर हम लोग जब हिंदू विश्वविद्यालय में राजनीति करते थे, तो भी एक आध बार किसी के साथ उनके घर में गया हूँ, उनसे मुलाकात है, लेकिन वो मेरी पसंद के व्यक्ति नहीं थे कभी। फिलहाल आप रचना, निर्माण और सृजन की राजनीति करेंगे? जी हाँ, जी मुद्दों के आधार पर, जी हाँ। ओछी और हल्की चीजों पर बात नहीं, वो बेकार है, उससे जनता को बचने का प्रयास करें। उससे कुछ जनता को फायदा नहीं है, वो एक भ्रम है, उस भ्रम से हम दूर दोस्तों, हैं। यह रहे डॉक्टर उमेश सिंह, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामंत्री रहे, छात्र संगठन की राजनीति किया और रचना निर्माण के लिए इन्होंने विभिन्न प्रदेशों में अभियान चलाया, छात्रों को जोड़ा और आज बेरोजगारी, नौकरी और सम्मानजनक ढंग से गरिमा के साथ जो संविधान में जीने का अधिकार, उसके तहत आप लड़ाई लड़े। जी वो ही हाथी आप गजानन, गजानन ही अब सहारा है, रक्षा आपके सहारा है कि नहीं? जनता के साथ उन माफियाओं से बचाने के लिए एक विकल्प है, हाथी मेरा साथी। लेकिन भाई साहब, हाथी एक है, कमल के फूल को सूंड में लेकर के पूजा हाथी करता है।
हाथी करती थी, करता था। नहीं, देखिए वो तो आप सिंबॉलिक कुछ भी करें, कमल का अलग महत्व है, हाथी का अलग महत्व है, हाथी शुभ है, हर शुभ आयोजन में हाथी रखा जाता है। तो हाथी के चाल पे, हाथी के चरित्र पे, हाथी के सौम्य व्यवहार पर। हाँ, आप वो एक मनुष्य के साथ मिलजुल के रहने वाला प्राणी है, साथ में रहता है। वो दरवाजे पे लक्ष्मी का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, उससे आपके घर में लक्ष्मी भी आती है। तो हाथी घोड़ा तो हमारे। अच्छा लगा उमेश भाई साहब, फिर आपसे बात करेंगे। दोस्तों, यह रहे डॉक्टर उमेश सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी गाजीपुर से प्रत्याशी हैं, और पहली हमारी वार्ता हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।